नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज हम लोग इंडियन जुडिशरी का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम लोग लगभग 25 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ये हमारा 1000 पॉलिटी का सीरीज जो हमने चलाया था, उस सीरीज़ में ये हमारा लगभग 10वां वीडियो है और इसे हम लोगों ने लगभग 600 क्वेश्चन को ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। तो 400 क्वेश्चन जो है वो आने वाले सीरीज़ में हम लोग डिस्कस करेंगे। आप किसी अगर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन जो है सारे एग्जाम्स में आते हैं। चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, इवन यूपीएससी की भी तैयारी कर रहे हो, तो ऐसे ही क्वेश्चन उस एग्जाम में आते हैं। तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में अगर वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट भी कीजिए, और कुछ इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है तो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं। तो वीडियो को चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। पहला क्वेश्चन है कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ इंश्योर्ड इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी बाय। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसने जो जुडिशरी की इंडिपेंडेंस को करने के लिए क्या क्या मतलब वो रखा है। तो सबसे पहले रखा है कि जो सैलरीज और जो सर्विस कंडीशंस होती है जजेज की, वो जो है उसको प्रोटेक्ट किया गया है, उसको उनके कार्यकाल में रिड्यूस नहीं किया जा सकता है। तो ये हो गया पहला ऑप्शन, जो है बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा देख लेते हैं। दूसरा कहता है कि प्रोहिबिटिंग द जजेस फ्रॉम कैरिंग ऑन प्रैक्टिस इन कोर्ट्स ऑफ लॉ आफ्टर रिटायरमेंट, यानी कि जज अगर रिटायर कर जाता है तो दूसरे कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं कर सकता है, ताकि वो बायस्ड ना हो जाए। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है वो भी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 कहता है प्रोवाइडिंग सिंगल जुडिशरी। ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास क्या है, इंटीग्रेटेड जुडिशरी। आप याद रखिए हमारे पास है इंटीग्रेटेड जुडिशरी, सिंगल जुडिशरी नहीं है। सबसे पहले आता है हमारा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के नीचे आता है सब कोर्ट्स। उसका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ऊपर आता है हमारा हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के ऊपर आता है हमारा कौन सा, सुप्रीम कोर्ट। तो हमारा है क्या है, इंटीग्रेटेड जुडिशरी है। तो ये ऑप्शन जो है वो गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 कहता है इंश्योरिंग सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर। ये बिल्कुल करेक्ट है। जो टेन्योर होती है जजेस की वो बिल्कुल सिक्योर होता है। जो सुप्रीम कोर्ट के जज है वो 65 ईयर्स में रिटायर करते हैं, और जो हाई कोर्ट के जज है वो कब रिटायर करते हैं, वो करते हैं 62 ईयर्स में। तो सही ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 1, 2 एंड 4 इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन कहता है सुप्रीम कोर्ट इज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। इसका क्या मतलब है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का क्या मतलब है, ये क्वेश्चन कहता है। तो इसका पहला है इट कैन पनिश फॉर इट्स कंटेम्प्ट। बिल्कुल करेक्ट है। सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर होती है अगर आप सुप्रीम कोर्ट का अगर उस पर कंटेम्प्ट ऑफ चार्ज आप पे लगा के आपको सजा या फिर आपको फाइन दिया जा सकता है। दूसरा कहता है कि डिसीजंस आर एडमिटेड एज एविडेंस। ये बिल्कुल करेक्ट है। जो भी डिसीजंस सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए जाते हैं वो ऑल इंडिया में मान्य होते हैं, एज एन एविडेंस वो ऑल इंडिया में जाके मान्य होते हैं। तीसरा ऑप्शन कहता है इट हैज़ टू कीप अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल द इम्पोर्टेंट केसेज। ये गलत है। ये ऑल इम्पोर्टेंट ये कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का काम नहीं है। ये ऑप्शन नंबर ये गलत हो जाएगा। चौथा ऑप्शन कहता है इस डिसीजंस वंस टेकन आर बाइंडिंग अपॉन इट। ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट के लगे कि पिछले वाला डिसीजन जो है उसमें करेक्शन की आवश्यकता है तो उसमें और भी करेक्शन किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट कई बार अपने डिसीजन को खुद ही पलट चुकी है। तो ऑप्शन नंबर 1 एंड 2 इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है द मेन सोर्सेज ऑफ लॉ इन इंडिया आर। जो लॉ का सोर्स है वो कौन कौन सा है, तो कॉन्स्टिट्यूशन, स्टैट्यूट्स, कस्टमरी लॉज और जुडिशियल डिसीजन ऑफ सुपीरियर कोर्ट्स जो है, ये सारे के सारे जो है ये हमारे इंडिया में एज अ लॉ ही माने जाते हैं। जो कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ लॉ के बारे में बताया गया है वो भी लॉ होता है। जो हमारे स्टैट्यूट्स है या फिर कस्टमरी जो कुछ लॉज होते हैं जो हमारे जो बरसों से चले आए हैं वो लॉ, या फिर जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कोई डिसीजन देती है, ये सब हमारे इंडिया में इसे लॉ ही माना जाता है। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है जुडिशियल रिव्यू इन इंडिया डज नॉट। जुडिशियल रिव्यू कहाँ एक्सटेंड नहीं होता है, तो जुडिशियल रिव्यू एक्सटेंड नहीं होता है कहाँ पे, अगर जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अगर प्रेसिडेंट को कोई एडवाइस देती है तो इस पर जुडिशियल रिव्यू नहीं होता है। दूसरा जो गवर्नर्स का डिस्क्रिशनरी पावर्स होता है उस पर भी जुडिशियल रिव्यू नहीं होता है। और जो एमपीज़ को, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को जो प्रिविलेजेस मिलते हैं उस पर भी कोई जुडिशियल रिव्यू नहीं होता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा एनी ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन है कि PIL अप्लाइज टू एनी केस ऑफ पब्लिक इंजरी अराइजिंग फ्रॉम। जो PIL है वो कहाँ से अराइज होता है, तो PIL द ब्रीच ऑफ एनी पब्लिक ड्यूटी। अगर आप कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट अगर पब्लिक ड्यूटी को ब्रीच करता है तो उसके अगेंस्ट में आप PIL फाइल कर सकते हैं, या फिर किसी ने कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न को वायलेट किया है तो भी आप PIL फाइल कर सकते हैं, या फिर किसी लॉ को वायलेट किया गया है तो उसके अगेंस्ट में भी आप PIL को फाइल कर सकते हो। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर।
अगला क्वेश्चन कहता है द जजेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट टेक एन ओथ और अफर्मेशन बिफोर एंटरिंग अपॉन द ऑफिस कंडक्टेड बाय द सुप्रीम कोर्ट के जज जो है वो ओथ और अफर्मेशन किसके सामने लेते हैं? तो लेते हैं प्रेसिडेंट के सामने, या फिर कोई ऐसा आदमी जो प्रेसिडेंट के द्वारा नियुक्त किया गया हो उसके आगे वो ओथ और अफर्मेशन अपना लेते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है टू whom does a judge of सुप्रीम कोर्ट एड्रेस इज रिजिग्नेशन? अगर कोई सुप्रीम कोर्ट का जज अगर रिजाइन करना चाहे तो रिजिग्नेशन किसे दे सकता है? तो वो दे सकता है प्रेसिडेंट को। अपॉइंटमेंट भी प्रेसिडेंट के द्वारा होती है और रिजिग्नेशन किसे देते हैं? तो वो भी देते हैं प्रेसिडेंट को। अगला क्वेश्चन है पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू क्या इंश्योर करता है? जुडिशियल रिव्यू इंश्योर करता है कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ लॉ। अगर कोई भी अगर लॉ पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया है और वो कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करता है तो वो लॉ नल एंड वाइड हो जाएगा एज पर जुडिशियल रिव्यू ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अगला क्वेश्चन कहता है कि एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन जो है वो कौन लेता है सुप्रीम कोर्ट को? तो वो लेते हैं हमारे प्रेसिडेंट। जो प्रेसिडेंट होते हैं उनके पास ये पावर होता है कि वो सुप्रीम कोर्ट से किसी भी लॉ को इंटरप्रेट करने के लिए उस पर एडवाइस ले सकते हैं। उन्हें लगे कि लॉ में कुछ ऐसा है कि जिसमें और इंटरप्रिटेशन की ज़रूरत है, फर्दर इंटरप्रिटेशन की ज़रूरत है, तो वो प्रेसिडेंट से वो सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस ले सकते हैं। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रेसिडेंट। तो अगला क्वेश्चन कहता है कि ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन क्या है? तो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन का क्या मीनिंग होता है? तो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन का मतलब है कि डिस्प्यूट बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड अ स्टेट और बिटवीन अ स्टेट एंड स्टेट, या फिर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट के बीच में जो डिस्प्यूट हो या फिर स्टेट और स्टेट के बीच में जो डिस्प्यूट हो वो सुप्रीम कोर्ट के ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में आता है। अपीलेट जुरिस्डिक्शन में कौन सा आता है? तो अपीलेट जुरिस्डिक्शन में आता है केस इन्वॉल्विंग इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने की जहाँ आवश्यकता होती है तो वो होता है सुप्रीम कोर्ट के अपीलेट जुरिस्डिक्शन में। और एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन जो हमें पहले डिस्कस किया, जो प्रेसिडेंट लेती है सुप्रीम कोर्ट से, जहाँ प्रेसिडेंट को ऐसा लगे कि किसी क्वेश्चन ऑफ लॉ पे सुप्रीम कोर्ट की आवश्यकता है उस लॉ को इंटरप्रेट करने के लिए, तो प्रेसिडेंट भी जो है सुप्रीम कोर्ट के से एडवाइस ले सकते हैं। तो सही इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन का क्या मतलब हो गया? डिस्प्यूट बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड स्टेट। अपीलेट जुरिस्डिक्शन का क्या मतलब हो गया? केस इन्वॉल्विंग इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन का क्या मतलब हो गया? एडवाइस ऑन एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ एज मे बी रेफर्ड टू द सुप्रीम कोर्ट फॉर कंसिडरेशन बाय द प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द हाई कोर्ट कंसिस्ट ऑफ चीफ जस्टिस एंड हाई कोर्ट जो है चीफ जस्टिस और कितने अदर जजेस से कंसिस्ट होता है? तो उतने अदर जजेस जितना प्रेसिडेंट चाहे। अगर प्रेसिडेंट को लगे कि एक चीफ जस्टिस होना चाहिए और 34 जजेज हो तो इतने जजेस की नियुक्ति प्रेसिडेंट कर सकते हैं। अगर उन्हें लगे कि 20 जजेस की आवश्यकता है तो 20 जजेस की नियुक्ति हो सकती है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पावर ऑफ हाई कोर्ट? हाई कोर्ट का पावर कौन सा इसमें से नहीं है? तो पहला कहता है कि सुपरविजन ओवर ऑल कोर्ट्स अंडर इट्स जुरिस्डिक्शन, बिल्कुल करेक्ट है। उसके अंडर में जितने भी कोर्ट्स होते हैं उस पर जो है सुपरविजन रखता है हाई कोर्ट। रेवेन्यू मैटर्स पे भी जुरिस्डिक्शन होता है हाई कोर्ट का। लेकिन जो आर्म्ड फोर्सेज के ट्रिब्यूनल्स के द्वारा जो डिसीजन दिए जाते हैं उस पर हाई कोर्ट का जुरिस्डिक्शन नहीं होता। तो ये ऑप्शन नंबर सी जो है वो गलत हो जाएगा। और जो इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स होते हैं, जो आपको पता ही अंडर आर्टिकल 226 फंडामेंटल राइट को इन्फोर्स करने के लिए कोई भी आदमी डायरेक्ट हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी भी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो कौन सा विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट बोल रहा है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द कॉन्स्टिट्यूशन मेक्स प्रोविजंस टू इंश्योर द इंडिपेंडेंस ऑफ जजेस, विच वन ऑफ द प्रोविजन इज गिवन बिलो इज रॉन्ग। जो इंडिपेंडेंस जो कॉन्स्टिट्यूशन ये चाहता है कि जो जजेज हो वो इंडिपेंडेंट रहे, तो कौन सा इसमें से कथन जो है वो गलत है? तो पहला कहता है दो अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट देयर रिमूवल इज बाय अ डिफिकल्ट प्रोसेस, बिल्कुल करेक्ट है। इनको इम्पीच किया जाता है, उसके लिए 2/3 मेजोरिटी की जरूरत होती है। तो ये तो बिल्कुल सही है कि रैगुलर प्रोसेस होता है। दूसरा है देयर सैलरीज आर चार्ज्ड ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, बिल्कुल सही है। अगर सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे तो उसकी सैलरी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे चार्ज होगी, और हाई कोर्ट के जज होंगे तो उनकी सैलरी जो है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट पे चार्ज होगी। रिटायर्ड जज कैन नॉट बी अपॉइंटेड टू एनी ऑफिस अंडर द गवर्नमेंट, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि जो रिटायर्ड जज है वो एज अ जज और एज ए लॉयर जो है उस कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं या फिर न्याय प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी ऑफिस को चाहे गवर्नमेंट अगर चाहे तो किसी ऑफिस में उनकी जैसे ह्यूमन राइट्स कमीशन हो गया है या फिर वीमेंस कमीशन हो गया, तो इन सब जगहों पर चेयरपर्सन इनको बनाया जा सकता है। अगला ऑप्शन कहता है द कंडक्ट ऑफ जज कैन नॉट बी डिस्कस, बिल्कुल सही है। जो जजेस का जो कंडक्ट होता है वो अनटिल और अनलेस इंपीचमेंट का मोशन चल रहा हो पार्लियामेंट में उस पर कोई भी डिस्कशन नहीं किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी भी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर।
पहला क्वेश्चन है, हाई कोर्ट के जज को ओथ कौन दिलवाता है? तो हाई कोर्ट के जज को ओथ दिलवाता है गवर्नर, और अपॉइंटमेंट कौन करता है? प्रेसिडेंट। कंफ्यूज नहीं होना है, याद रखना है जो अपॉइंटमेंट होता है वो प्रेसिडेंट करवाता है और ओथ जो है वो गवर्नर दिलवाता है। पहला क्वेश्चन है, व्हेन कैन द सैलरी, हाई कोर्ट के जज की सैलरी कब रिड्यूस की जाती है? तो आपको याद होना चाहिए सिर्फ एक ही कंडीशन है जिसमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज की सैलरी रिड्यूस की जाती है, वो है ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल इमरजेंसी। ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल इमरजेंसी द सैलरी ऑफ हाई कोर्ट जजेस एंड द सुप्रीम कोर्ट जजेस कैन बी रिड्यूस्ड। अगला क्वेश्चन है, द चीफ जस्टिस एंड अदर जजेज ऑफ द हाई कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय। द चीफ जस्टिस और जितने भी जजेज होते हैं वो किसके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं? तो वो अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो हाई कोर्ट जो है वो अपने से नीचे जितने भी सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स है उस पर अपने पावर को, सुपरिटेंडेंस को एक्सरसाइज करता है। तो किस आर्टिकल के अंतर्गत हाई कोर्ट जो है अपने सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स के ऊपर सुपरवाइजरी पावर को इस्तेमाल करता है? तो वो करता है अंडर आर्टिकल 227। अगला क्वेश्चन है, हाई कोर्ट्स इन इंडिया और फर्स्ट स्टार्टेड, हाई कोर्ट इंडिया सबसे पहले कहाँ स्टार्ट किया गया था? सबसे पहले स्टार्ट किया था बॉम्बे, मद्रास एंड कलकत्ता में। याद रखना है आपको। कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? तो कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हाई कोर्ट इंजॉयज द पावर, हाई कोर्ट कौन कौन सा पावर इंजॉयज करता है? तो पहला तो इशू रिट्स फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट, बिल्कुल करेक्ट है कि फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है तो डायरेक्ट हाई कोर्ट में जा सकते हैं अंडर आर्टिकल 226, और अगर आप या फिर आप अंडर आर्टिकल 332 आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। दूसरा कहता है, टू एक्सरसाइज सुपरिटेंडेंस ओवर द वर्किंग ऑफ कोर्ट्स एंड ट्रिब्यूनल्स, जितने भी उसके अंडर में कोर्ट्स और ट्रिब्यूनल्स काम करते हैं उस पर सुपरिटेंडेंस रखना भी काम होता है हाई कोर्ट का। और तीसरा रूल्स है, जितने भी जनरल रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं उसको भी अपने अंडर में जितने भी कोर्ट्स होते हैं उसका रूल्स एंड रेगुलेशन को भी देखना हाई कोर्ट का काम होता है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन डिसाइड करता है कि हाई कोर्ट में कितने जज होंगे? अभी हमने डिस्कस किया प्रेसिडेंट डिसाइड करते हैं। करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? प्रेसिडेंट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कॉमन हाई कोर्ट फॉर 2 और मोर स्टेट जो है किसके द्वारा बनाया जा सकता है? ये बनाया सकता है पार्लियामेंट के द्वारा। अगर पार्लियामेंट को ऐसा लगे कि 2 स्टेट के लिए एक कॉमन हाई कोर्ट होना चाहिए या फिर एक स्टेट और एक यूनियन टेरिटरी के लिए एक हाई कोर्ट होना चाहिए, तो पार्लियामेंट जो है एक कानून बना के दोनों स्टेट के लिए या फिर एक स्टेट यूनियन टेरिटरी के लिए या फिर मोर देन 2 स्टेट्स के लिए भी एक हाई कोर्ट बना सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जजेज की जो सैलरी होती है, हाई कोर्ट के जजेज की सैलरी वो कहाँ से पे होती है? तो वो होती है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से। और सुप्रीम कोर्ट के जज की सैलरी कहाँ से पे होती है? तो वो होती है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नंबर ऑफ स्टेट्स अंडर द जुरिस्डिक्शन ऑफ अ हाई कोर्ट इज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ, जो हाई कोर्ट के अंदर में कितने स्टेट्स होने चाहिए वो किस बेसिस पे डिसाइड किया जाता है? तो वो डिसाइड किया जाता है एरिया एंड पॉपुलेशन टू बी सर्व्ड, कितना एरिया और कितना पॉपुलेशन उसके अंदर में आ रहा है ये देखते हुए एक स्टेट के लिए एक हाई कोर्ट बनाया जाता है या फिर 2 और मोर स्टेट्स के लिए एक हाई कोर्ट बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वालिफिकेशन फॉर अ पर्सन टू बी चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बनने के लिए इसमें से कौन सा क्वालिफिकेशन नहीं है? तो पहला है, ही शुड हैव बीन अ जज इन एनी कोर्ट ऑफ इंडिया फॉर नॉट लेस देन 10 ईयर्स, बिल्कुल करेक्ट है। वो किसी भी कोर्ट में 10 साल से ज़्यादा का अगर वहाँ पर अगर जज है 10 साल से ज़्यादा के लिए तो वो हाई कोर्ट में जज बन सकता है। दूसरा, ही शुड बी अ डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट, बिल्कुल सही है। डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट अगर है वो अगर प्रेसिडेंट के नज़र में तो भी उसे चीफ जस्टिस बनाया जा सकता है। तीसरा ऑप्शन कहता है, ही शुड बी अ रिनाउंड राइटर इन फील्ड ऑफ लॉ, ये गलत है क्योंकि ऐसा कोई भी, आप अगर कितने भी रिनाउंड राइटर हो उससे कोई मतलब नहीं पड़ता। जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है वो यही है कि 10 ईयर्स की सर्विस होनी चाहिए या फिर आप एक डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट होना चाहिए प्रेसिडेंट के नज़र में। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर, ये ऑप्शन जो है वो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विद, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट जो होते हैं वो प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। किसके कंसल्टेशन के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं? तो ये किया था चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, बिल्कुल सही है, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड और जो उस स्टेट के कंसर्ट गवर्नर जो होते हैं इन सबसे कंसल्टेशन लेने के बाद जो चीफ जस्टिस होती है हाई कोर्ट की उनकी अपॉइंटमेंट होती है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 4 इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरह से हम लोगों ने लगभग 25 क्वेश्चन को डिस्कस किया। अभी वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।